इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं, आपके शुभ चरण पड़े और आज आपने पहली बार इंटरव्यू किया और आज ही खुशखबरी देंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। कम से कम 1 महीने से लोग इसका इंतजार कर रहे थे और ये आज मैं ऐलान कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोगों ने बिहार में असह्य के साथ आकांक्षा तोमर। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार जो है महिलाओं से लेके बच्चों से लेके युवाओं के रोजगार से लेके हर चीज़ के मुद्दे उठाने की कोशिश करती है। पर अगर हम एक वर्ग को देखें जो है वृद्ध लोग, उनके लिए क्या योजनाएं हैं या उनकी जो योजनाएं हैं उन पे कितना काम हुआ है, उस बारे में आज हम बात करने की कोशिश करेंगे, इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मनोज स्वराज जी, जो एक समाज सेवी हैं। बताइए सर, क्या है आपका जो हमारे बुजुर्ग है उनके लिए जो EPS 95 की पेंशन है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे दर्शकों? EPS 95 की पेंशन के बारे में आपके चैनल पर भी बहुत सारे वीडियो लोग जानते हैं, लेकिन फिर से मैं दोहरा देता हूँ। EPS 95 मतलब सरकार ने 1995 में एक ऐसी योजना लाई कि जिससे लोगों को जो नौकरी के बाद रिटायर हो जाए उनको पेंशन मिले। क्योंकि सरकारी लोगों को तो पेंशन मिलती है, तो सरकार ने वादा किया, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए कि हम आपको बहुत शानदार पेंशन देंगे, ऐसी पेंशन देंगे कि आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा, बुढ़ापे की चिंता छोड़िए, इस पेंशन में आ जाइए। इससे पहले बहुत सारी योजनाएं चलती थी, उन सबको मर्ज कर एक नई योजना बना दी गई जिसका नाम दिया EPS 95। उसमें देश के करोड़ों करोड़ लोगों को जोड़ दिया गया और EPFO एक संस्था है जो इस सबको मैनेज करती है। आपने प्रोविडेंट फंड का नाम सुना होगा। जो भी गैर सरकारी क्षेत्र में काम कर रहा है या अर्ध सरकारी क्षेत्र में काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं EPFO को जानता होगा। जिसका प्रोविडेंट फंड कटता है वो EPFO को जानता होगा और उसी में दो चीज़ें कटती हैं, एक तो प्रोविडेंट फंड कटता है आपका, दूसरा EPS 95 स्कीम के लिए आपकी पेंशन के लिए पैसा कटता है। उसके कुछ पैरामीटर हैं, उस पर पैसा कटता है, कंट्रीब्यूशन जाता है, फॉर्मूला है उसके जरिए। लेकिन क्या हुआ, लोगों ने 30-30 साल 35-35 साल पैसा जमा किया। 30 साल 35 साल पैसा जमा करने के बाद जब उनके हाथ में पेंशन आई तो आप कहेंगे क्या मजाक हुआ उनके साथ? पैसा तो जमा करा ही, उसके साथ जो वो टैक्स पे करते रहे साथ। हाँ, टैक्स भी पे करते रहे, पैसा भी जमा किया और एक अच्छी सैलरी से लोग रिटायर हुए। किसी की 50,000 से, कोई 1 लाख से रिटायर हुआ। लेकिन जो 1 लाख रुपए का अपने लिए कर रहा था काम, उसको अचानक पता लगे कि उसको 3,000 पेंशन मिल रहा है या 3,500 पेंशन मिल रहा है। 1 लाख खर्च करने वाले को तुम 3,000 दोगे तो कैसे काम चलेगा? फिर हायर पेंशन की बात हुई, बहुत सारी बातें हुई कि कंट्रीब्यूशन कम जाता है, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन मोटी बात ये है कि इनको मानवता के आधार पर भी देखें तो इतनी कम पेंशन मिलती है। आपको पता है कुछ लोगों को 200, 250, 300, 400 रुपये पेंशन मिलती है। इतना पेंशन तो नॉर्मल जो होते हैं, जो दिल्ली के अंदर वृद्ध हैं, उनको भी 2,500 मिलती है, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो मिनिमम पेंशन की बात आई है कि भाई मिनिमम पेंशन देनी चाहिए। सरकार ने कहा जी मिनिमम पेंशन हम दे देंगे। 1,000 रुपये सरकार ने 2014 में, माफ़ करिएगा, 2014 में मिनिमम पेंशन कर दी कि भाई अब सबको कम से कम 1,000 तो मिलेगी। क्योंकि ये तर्क संगत नहीं लग रहा कि लोगों को 200, 250, 300, 400, 500 रुपये मिले। 1,000 कर दी। लेकिन मजे की बात देखिए, 1,000 करने के बाद भी अभी भी 30 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको 1,000 से कम मिलती है और सरकार ढोल पीटती है कि हमने मिनिमम पेंशन 1,000 कर दी। आज 7,500 की बात हो रही है मिनिमम पेंशन की, कि कम से कम जीवन चलाने के लिए 7,500 तो दो आप। तो मिनिमम पेंशन का मतलब ये है कि फॉर्मूले से जो निकलता है उसे छोड़ो। मिनिमम पेंशन आप एक लेवल तो करो जहाँ से हम जिंदा रह लें, लेकिन फॉर्मूला ही गलत है इनका, क्योंकि फॉर्मूले में से सही आउटपुट नहीं निकलता। हम फॉर्मूला हटाने की बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। जैसा कि अभी आप 200-250 रुपए भी मिल रहे हैं कुछ लोगों को, ये बात कही। अभी हम दिल्ली में खड़े हैं, देश की राजधानी है। क्या लगता है अगर किसी को 200-250 रुपए मिल रहे हैं, किस तरह से वो अपना गुजारा कर पाएगा? गुजारा डेटा चार्ज नहीं करा सकता। 300, 350 रुपये में डेटा चार्ज होता है। अपने बच्चे नाती पोते आ जाते हैं तो उनको बर्थडे पे गिफ्ट नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता। बहुत दर्द में हैं लोग, बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ में, और उनकी तकलीफ को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 1 साल से लगातार मैं इस विषय पे बात कर रहा हूँ। और फिर हमने क्या कहा, हमने कहा कि यार ऐसे नहीं मानेंगे, तो हमें पॉलिटिकल विकल्प बनना चाहिए। तो राजनीतिक विकल्प की बात हुई। आज मैं खुशखबरी भी दूंगा आपके चैनल के माध्यम से और अन्य चैनलों के माध्यम से, क्योंकि बहुत दिनों से लोग ये खुशखबरी की तलाश कर रहे थे और मैंने ऐलान किया था। और आप देखिए, आप आई हैं, कितनी आप हमारे लिए अच्छी हैं, खुशनसीब हैं। मतलब वो बुजुर्ग के इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं, आपके शुभ चरण पड़े और आज आपने पहली बार इंटरव्यू किया और आज ही खुशखबरी देंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। कम से कम 1 महीने से लोग इसका इंतजार कर रहे थे और ये आज मैं ऐलान कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोगों ने बिहार में असहयोग आंदोलन की बात की, सॉरी माफ़ करिएगा, हम लोगों ने हरियाणा में असहयोग आंदोलन की बात की, लोगों ने नोटा दबाया। हमने महाराष्ट्र में असहयोग आंदोलन की बात की, लोगों ने नोटा दबाया। हमने दिल्ली में कैंडिडेट खड़े किए पेंशन के मुद्दे पर, उनको अच्छा खासा वोट मिला। लेकिन अब फिर हमने कहा कि हमें राजनीतिक विकल्प बनना चाहिए, हमें अपनी राह खुद चुननी चाहिए, हमें अपने रास्ते पर खुद निकलना चाहिए। और हम निकल गए तो लोगों ने कहा कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो ये आया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाए।
भाई कुछ ना कुछ तो ये भी तय हुआ कि बापू नाम से पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा, क्योंकि बापू महात्मा गांधी से भी रिलेट करता है और बापू का मतलब होता है वृद्ध। तो हमने कहा कि इस नाम से कुछ बनाया जाए, कोशिश की जाए, तो उस कोशिश में लगे रहे। लेकिन सबसे पहले संगठन जरूरी होता है, लोगों को इकट्ठा करना जरूरी होता है। हमारे लोग बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, पता ही नहीं है कि कौन, कोई असहाय है, कोई बिस्तर पे पड़ा हुआ है, कोई बीमार है बहुत, तो लोग ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है और स्मार्टफोन भी चलाना नहीं आता लोगों को। अपने बच्चों को कहते हैं टीवी में लगा दो या मोबाइल में चला के दे दो, मनोज सुराजी की वीडियो आ रही है या किसी और नेता की वीडियो। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि बुजुर्गों का बच्चा भी सहारा नहीं बन पाते हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे? हाँ, ज़्यादातर तो अब तो समाज का विघटन हो रहा है, आपको पता ही है, और समाज बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, परिवार छोटे हो रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि बुजुर्गों का सहारा बच्चे नहीं बन पाते, कभी कभी मजबूरी भी हो जाती है। सपोज करिए कि कोई बच्चा अब दिल्ली में जॉब कर रहा है, उसके माता पिता बिहार में रह रहे हैं और वो बिहार में ही रहना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर इतनी जगह नहीं है कि रख पाए, वो खुद ही किराए पे रह रहा है, वो कमा रहा है, अपनी ज़िंदगी चला रहा है, अपना संघर्ष कर रहा है। लेकिन बुजुर्ग वो गांव में रह रहा है, वो क्या करे, वो तो अपनी पेंशन के सहारे है, तो उसको जीवन कैसे चलेगा। तो बच्चे अपने संघर्ष में हैं, तो कभी कभी मजबूरी हो जाती है। बुजुर्ग जब तक मजबूत थे ठीक थे, पेंशन एक मजबूती होती है, पेंशन एक बुढ़ापे की लाठी होती है, पेंशन उनका हक और अधिकार है। उन्होंने पैसा जमा किया, भाई भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं, खैरात थोड़ी ना मांग रहे हैं, सबको लुटा रहे हो। अभी दिल्ली के अंदर महिलाओं को तुम कहने की बात कर रहे हो 2500 रुपया दोगा, अच्छी बात है, हम उसका विरोध नहीं करते। लेकिन किसी महिला ने उठ के क्या मांगा था? 2500 रुपया नहीं मांगा ना किसी ने। इन्होंने अपने दिमाग से लगाया, लाडली बहना लाए, कुछ भी लाए, इन्होंने अपने दिमाग से लाया। तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि लोगों ने मांगा नहीं तब भी आप दे रहे हो, लेकिन ये लोग तो अपना पैसा ही मांग रहे हैं। ये लालच देने वाली बात हुई फिर? हाँ, लालच देने वाली बात हुई, लेकिन ये तो अपना पैसा मांग रहे हैं, कंट्रीब्यूशन वाला पैसा मांग रहे हैं। ये कोई आपसे नई चीज नहीं मांग रहे, ये कह रहे भाई हमारे को अधिकार दो। और वृद्धों में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और तुम खैरात क्यों दे रहे हो? तुम उनका हक दे दो ना भाई। किसी को भीख देने से अच्छा है उसको रोजगार दे दो, किसी को भीख देने से अच्छा उसको काम दे दो, किसी को भीख देने से अच्छा उसको सही जगह सेटल कर दो। तो इनका हक मारा जा रहा है बुजुर्गों का। इनकी पेंशन का पैसा लाखों करोड़ों रुपया ईपीएफओ खा गया, कैसे खा गया पता नहीं, अनक्लेम्ड पैसा पड़ा हुआ है, क्यों नहीं दे रहे हो आप? तो ये सब देख के बर्दाश्त के बाहर हो गया। आप कह रहे बहुत हुई, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम लड़ेंगे। और लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे? पॉलिटिकली लड़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी तो सुन नहीं रही है। बीजेपी के पास गए, मोदी जी से मिल लिए, कुछ नहीं हुआ। हेमा मालिनी से मिल लिए, कुछ नहीं हुआ। और लोगों से, लोग ईपीएस के नेता बहुत सारे मिले, लेकिन बाद में पता चला उनकी भी साठगांठ थी। श्रम मंत्री से मिले, यहाँ से मिले, वहाँ से मिले। वो नेता भी ऐसे ही थे कि कभी मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे। जब काम करना होता तो नेताओं की गोद में बैठ जाते थे बड़े बड़े। राहुल गांधी ने कभी ईपीएस 95 की बात सुनी होगी आपने? नहीं सुनी। ईपीएस 95 देश में बहुत सारे लोग जानते नहीं है, इवन जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें वो भी नहीं जानते। जिनकी सैलरी से कटता है 7 करोड़ लोग हैं, जिनकी जो 7 करोड़ लोग देश के अंदर ऐसे हैं जिनका कंट्रीब्यूशन जाता है ईपीएस 95 में, और उनको नहीं पता होगा किस योजना में जाता है। मजे की बात ये मतलब तो, उन्हें अपना हक नहीं मिल पा रहा है। उनको हक तो अभी तो वो पैसा जमा कर रहे हैं, अब जब वो बुढ़े हो जाएंगे, 7 करोड़ लोग, 7-8 करोड़ लोग बुढ़े हो जाएंगे तब वो भी चिल्लाएंगे। लेकिन जो अभी ले रहे हैं वही जानते हैं। 80-85 लाख लोग जिनको पेंशन मिल रहा है उनको पता है, उनका दर्द पता है। इतना बड़ी संख्या में, करोड़ की संख्या में, लगभग करोड़ की संख्या में एक लोग हैं। तो 1 करोड़ लोगों के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो तो गलत बात है ना। उनका हक और अधिकार नहीं दे रहे हो, उनके हक और अधिकार की आवाज़ है वो खुद उठाएंगे। इसलिए हमने कहा था, मैं बहुत दिन से कह रहा था कि एक ऐप हम लोग लॉन्च करेंगे। आज देखिए, अभी मैं आपसे कह ही रहा था कि आप आयो, शुभ आपके कदम पड़े हैं, और एक हमने वो आज ही वो बिल्कुल बन के तैयार हुई है। तो मैं आप सबको UIP चैनल, मिनी संसद, जाग 85 और भी जो चैनलों पर वीडियो आ रही है उन सब पर मैं बता रहा हूँ कि आज ऐप पूरी तरीके से बन के तैयार हो गई है। मेरे फ़ोन में है, गूगल प्ले स्टोर पे हम लोग ने डाल दी है, वेरिफिकेशन चल रहा है। मुझे लगता है कल तक गूगल प्ले स्टोर पर अगर आप मिनी संसद लिखोगे तो वो ऐप आपको मिल जाएगी। उस ऐप की हम प्रॉपर ट्रेनिंग भी देंगे कि कैसे चलानी है। उस ऐप का मकसद यही है कि हम अगले 1 महीने के अंदर सारे बुजुर्गों का डेटा इकट्ठा करें। जो लोग खुद से भर सकते हैं फॉर्म ऐप के अंदर वो खुद भरें, और जो लोग नहीं भर सकते हैं उनको वो लोग भरें जो ऐप चलाना जानते हैं, वो लोग जाके उनका रजिस्ट्रेशन करें। तो इस ऐप के जरिए हम सारे बुजुर्गों को रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है। हमने फाउंडर मेंबर, पार्टी बनाने से पहले फाउंडर मेंबर की बात की, अभी हम उसे शुरू नहीं कर रहे हैं। हमने एक्टिव मेंबर की बात की, अभी हम उसे शुरू नहीं कर रहे हैं। अभी हम फ्री ऑफ कॉस्ट जितने हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे कहाँ बुजुर्ग, कौन सा बुजुर्ग किस शहर में, किस लोकसभा में, किस विधानसभा में पड़ा हुआ है, कैसे जी रहा है, उसको हम अपने साथ जोड़ रहे हैं कि जिससे हमें लोकल लीडर्स, हमें योजना बनाने में आसानी हो, हमें प्लानिंग करने में आसानी हो, हमें राजनीतिक विकल्प देने में आसानी हो। और ये करोड़ों में है, इन सबको हमें जोड़ना है। और ऐप बड़ा सशक्त माध्यम है, एप्लीकेशन है। आप व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, हमने ऐप इस तरीके से बनाई है कि बहुत सरल
और कहते हैं बहुत चलाने में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको खोलना है, फॉर्म भरेगा और उस ऐप के अंदर जानकारी भी मिलेगी। जानकारी जैसे कि हम कुछ नया करना चाहते हैं। आजकल बहुत बोगस चैनल हो गए हैं। बोगस चैनल कहते हैं आ गई खुशखबरी, मिल गई PS 95 की पेंशन, बढ़ गई पेंशन, ऐसे वीडियो डालते हैं। और ऐसी जो जानकारी है उसको भी हम वहाँ डाइल्यूट करेंगे, वहाँ हटा देंगे और वहाँ उसका मतलब भंडाफोड़ भी कर देंगे, तो सही जानकारी मिलेगी। हम कोई EPS 95 से रिलेटेड इवेंट करेंगे, कोई हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो सीधा उन बुजुर्गों को उस ऐप के माध्यम से मिल जाएगा। तो 2 वे कम्युनिकेशन होगा। 2 वे कम्युनिकेशन अभी तो मैं 1 वे बता रहा हूँ, क्योंकि हम वो क्या देख सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं ऐप के जरिए, वो अपना सुझाव दे सकते हैं, वो अपनी समस्या लिख सकते हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वो लोकल लीडरशिप को तलाश कर सकते हैं। वो जान सकते हैं कि लोकल लीडरशिप कैसी है, क्या है, हमारे क्षेत्र में कौन कौन है, कौन एक्टिव है। ये सब चीज़ें हम उस ऐप के माध्यम से करेंगे। और आज बड़ी खुशी हो रही है मुझे, आज सोमवार का दिन है और शिव जी का दिन है, आज भगवान शिव का दिन है। तो आज कहते हैं कि आज जो हम खबर देंगे वो बड़ी ही ज़बरदस्त है कि ऐप में बार 2 हफ्ते से ऐसा हो रहा था कि देखिए सॉफ्टवेयर जब बनाना होता है तो हमारी टीम बना रही थी, तो उसको बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एप्लीकेशंस की टेस्टिंग होती है कि भाई प्रॉपर चले, गूगल का वेरिफिकेशन होता है, गूगल पर हमने रजिस्टर्ड किया, उसमें बहुत सारा पैसा भी लगता है। हमने पैसा लगाया, हमने किसी से कुछ नहीं लिया अभी तक, मैंने अपनी पॉकेट से पैसा लगाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। और जिस समय लोग तैयार हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए कि जब तक मेरी क्षमता है मैं करूँगा, लेकिन जैसे ही मेरी क्षमता खत्म होगी मैं लोगों को फाउंडर मेंबर बनाकर कैसे भी करके मेंबरशिप से हम लोग अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अभी मैं यही सूचना देना चाहता हूँ कि हमारा पोर्टल भी minisansad.in के नाम से वेबसाइट कह लो, पोर्टल कह लो, वो भी आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। अभी बिल्कुल प्रोसेस में है वो, तो डोमेन नेम वगैरह हो गया, तो आप लिख लो minisansad.in। वो पोर्टल भी आज शाम या कल तक ऑन एयर हो जाएगा। इसके साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। हमने ऐप अपलोड कर दी है, तो उस पर प्ले स्टोर पर भी मिनी संसद लिखेंगे। आज मत लिखना, कल मुझे लगता है कल आपको वीडियो जाएगी तो कल तक ही आप लोग समझ पाएंगे। और फिर हम एक प्रॉपर ऐप की ट्रेनिंग वीडियो भी बनाएंगे कि भाई ऐसा कह सकते हैं क्या कि मिनी संसद जो आपकी एप्लीकेशन है उससे जो है बुजुर्गों का सशक्तिकरण होगा? बुजुर्गों को जुड़ना होगा। देखिए सशक्तिकरण करने से पहले संगठित करना पड़ेगा। संगठन में ही शक्ति है, क्योंकि सारी पार्टियां संगठित हैं। इनके तो गली गली में पन्ना प्रमुख है, इनके तो गली गली में बूथ प्रभारी हैं, इनका तो सब पूरा सिस्टम बना हुआ है। इनसे कैसे लड़ पाओगे आप जब तक संगठित नहीं होगे इनसे नहीं लड़ सकते, इनको नहीं हरा सकते। सारी पार्टियां एक जैसी, इन्होंने पूरा सिस्टम बना रखा है। इनका ऊपर से लेकर नीचे तक जिला स्तर तक संगठन है। हमारे पास क्या है? और जो संगठन इन्होंने बनाए हैं वो नकली संगठन है। वो ऐसे हैं कि नेताओं की गोद में, बीजेपी की, कांग्रेस की गोद में बैठे हुए संगठन है। कोई बीजेपी का विरोधी है, कोई कांग्रेस का विरोधी है। अरे पेंशनर का सपोर्टर कहाँ से आएगा? हम ऐसा संगठन बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जोड़ना चाहते हैं जो पेंशनर की बात करे। बीजेपी, कांग्रेस, किसी से हमें ना हराने से मतलब है ना जिताने से मतलब है। हमें पेंशनर को जिताना है। हमें ना बीजेपी को हराना है, ना हमें कांग्रेस को हराना है, ना हमें बीजेपी को जिताना है, ना हमें कांग्रेस को जिताना है, ना किसी अन्य पार्टी को जिताना है। हमें पेंशनर को हक और अधिकार दिलाना है, क्योंकि लोग इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। अरे बीजेपी हटाओ, कांग्रेस हटाओ, फलाना हटाओ, ढिमका हटाओ। अरे हमें कब लाओगे? तो पेंशनर खुद सत्ता में आएंगे, क्योंकि इनको हटाने से हमारा काम सॉल्व नहीं होगा। सत्ता परिवर्तन की नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात है। और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, व्यवस्था परिवर्तन के लिए बुजुर्गों को ही खड़ा होना है। देखो बुजुर्ग को ये कमजोर बताते हैं कि बुजुर्ग कमजोर होता है, शरीर से कमजोर होता है, दिमाग से बड़ा सशक्त है। उसने परिवार चलाया, अपना बच्चों को पाल दिया, उनकी शादी कर दी, उनको खड़ा कर दिया, उसने देश के लिए कंट्रीब्यूशन किया। वो बुजुर्ग दिमाग से अभी भी मजबूत है। बहुत सारे बुजुर्ग दिमाग से मजबूत हैं, वो दिमाग से मजबूत है, वो इंटेलेक्चुअल है, उनको अनुभव है, उनको सारी जानकारी है, उनको समझ है, उनको पेशेंस है, उनके पास सारे गुण हैं। और मुझे लगता है सबसे बड़ा गुण होता है अनुभव का गुण। तो ऐसे बुजुर्गों की हम टीम बनाएंगे, वही नेतृत्व देंगे, क्योंकि हम अपने घर में भी अपने बुजुर्गों को पहले खाना देते हैं, सम्मान देते हैं। हम अपने बुजुर्गों की बात मानते हैं, अपने माता पिता की बात मानते हैं, माता पिता हमारे दादा दादी की बात मानते हैं। और उनके रास्ते पे दिखाए हुए रास्तों पर, क्योंकि उन्होंने जिंदगी देखी है, उन्होंने दुनिया देखी, उन्हें पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम शायद अपनी चौड़ में चले जाएं, गुस्से में चले जाएं कि भाई हम ज़्यादा होशियार हैं, लेकिन बुजुर्ग बहुत सशक्त हैं, मजबूत हैं, होशियार हैं, और अब उनको नेतृत्व देने की ज़रूरत है। तो अपना तो काम यही है कि कैसे इनको संगठित करो, इनको इकट्ठा करो और इनको नेतृत्व दो। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि minisansad.in पोर्टल पर आप लोग जा सकते हैं, या मिनी संसद गूगल प्ले स्टोर पर आप सर्च कर सकते हो। कल तक मोस्ट प्रोबेबली होप सो कि कल तक कोई अगर दिक्कत ना आए वेरिफिकेशन में, तो कल आपको ये मिनी संसद जो ऐप है
क्योंकि अभी हमने पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई है। देखो, अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाते तो इस ऐप का नाम हम बापू रखते, क्योंकि जब तक लोगों की इसमें हम देख ना लेंगे हमारी शक्ति कितनी है, क्षमता कितनी है, कितने लोग हमारे साथ हैं, तब तक हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी वाला मूव ना लें। क्योंकि एक बार एक कदम बढ़ाते हो ना तो फिर हार के पीछे नहीं आना है। कहते हैं हम तो वो लोग हैं जो जाते हैं तो फिर फतेह करके ही आते हैं। फतेह करने से पहले अपना भी तो जानना जरूरी है कि हमें ताकत कितनी है, कितने बुजुर्ग हमारे साथ हैं, कितने लोग हमें प्यार करते हैं, कितने लोग समर्थन कर रहे हैं, कितने लोग अन्य चैनलों के माध्यम से सुन रहे हो, कितने लोग सचमुच व्यवस्था परिवर्तन के लिए तैयार हैं, अपने हक पेंशन लेने के लिए तैयार हैं। तो उन सबको संगठित करना पड़े, बड़ी जल्दी करना है, टाइम नहीं है इस कहानी के लिए। इसीलिए टेक्नोलॉजी कल ही करेंगे और एक महीने के अंदर हम ये काम निपटा लेंगे। 1-1.5 महीने के अंदर सबका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, पार्टी का रजिस्ट्रेशन करेंगे, और चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, नगर निगम का हो, या फिर चाहे बिहार का चुनाव हो, अगर शक्ति बनी, लीडरशिप निकली, तो पूरे देश में चुनावों में जाएंगे और बुजुर्गों को उनका हक और अधिकार बनाएंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ। जैसा कि अभी आपने धरना प्रदर्शन की बात उठाई, क्या लगता है किस लेवल तक वो धरना प्रदर्शन पहुंच सकता है? एक महीने के बाद मुझे लगता है कि और बहुत सारे लोगों को हम इकट्ठा करेंगे और जोड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें अपनी स्ट्रेंथ देखनी है कि सचमुच हमारे साथ कितने लोग हैं। अगर वो सारे लोग हमें पता चल जाएंगे तब हम जाकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अभी हमने ऐप लॉन्च किया, देखते हैं कितने लोग जुड़ते हैं, और उसके बाद जैसे भी होगा आपके चैनल के माध्यम से पता ही लगेगा। अच्छा, जैसा कि अभी आपने ये भी उठाया था कि आपको किसी पार्टी के ऊपर कुछ नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, और जो मौजूदा सरकार है अभी भाजपा की, क्या उन्होंने कुछ बुजुर्गों के लेके कुछ अनाउंसमेंट तक भी करी है? फिलहाल वो नई नई चीज़ें लाते हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं, जो लोग नहीं मांग रहे हैं उनको नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं आप कुछ भी अनाउंसमेंट करो, आप दुनिया को दो, क्या मतलब है? जो भूखा है, एक आदमी वहाँ भूखा हुआ 10 साल से खड़ा हुआ है, वो रोटी मांग रहा है, आप उसको रोटी नहीं दे रहे हो। आपकी दुश्मनी क्या है उस व्यक्ति से, मुझे ये बताओ। आप कह रहे हो मैंने 3 आदमियों को खाना खिला दिया, वहाँ जंतर मंतर के पार जाके खाना खिला दिया, अच्छी बात है, आपने खिला दिया। आपने वो किसी ने मांगा नहीं, उसको जबरदस्ती उसको मालपुए उसके मुंह में ठूस दिए। अरे भाई, उसने मांगे थे क्या मालपुए? जो आदमी भूखा है उसको नहीं दे रहे हो आप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आप मसीहा बनना चाहते हो। मसीहा समझते हो आप? इससे लूट लूं और उसको दे दूं। ये योजनाएं कहाँ से चलती हैं? बड़ी बड़ी योजनाएं ये इन्हीं गरीबों के पैसे की हैं, ये इन्हीं बुजुर्गों का पैसा जो लाखों करोड़ ईपीएफ में फंसा हुआ, उससे नई नई योजना घोषित कर देते हैं, खुद को उनकी वाहवाही लूट लेते हैं, और जिसका पैसा है, पैसा इनका, और नेता हम बन गए, और उनको वोट बैंक कमाने का जरिया। हाँ, वोट बैंक कमाने का जरिया उनके पैसे से, और वो बेचारा तड़प रहा है। ये कोई नेतागिरी थोड़ी नहीं है। अगर तुम अपने जेब से देते, कुछ अपने रिसोर्सेज से पैदा करते, सरकार तो देती। किसी दूसरे का पैसा दूसरे को देकर नेतागिरी करना अच्छी बात है क्या? मुझे तो नहीं लगता अच्छी बात है। किसी को छीन के किसी को देना अच्छी बात नहीं है। जिसका हक है उसी को मिलना चाहिए, और सबको दो। मैं ये नहीं कहता अगर आपके पास है तो दो। बहुत बड़े मसीहा बन रहे हो तुम, लोगों को 250-300 रुपया दे रहे हो और अपने आप को मसीहा कह रहे हो। शर्म आनी चाहिए। संसद में खड़े होकर कहते हो मिनिमम पेंशन 1000 कर दी। कहाँ कर दी 1000? अगर 1000 करी होती तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखे गए थे, लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने पत्र लिखे, जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री पीएमओ का मुंह सिल गया, सुए से सिल दिया किसी ने उनका मुंह। जवाब देते नहीं बनता उनको, बात करते हैं। आपको क्या लगता है? ये आपका विषय, वीडियो तो काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ अंत में कि भाई जाग जाइए, और मिनी संसद ऐप आ गई है, उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करिए। 1 दिन का समय दीजिए, कल से रजिस्ट्रेशन करिए, और आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे minisansad.in, MINISANSAD। मैं भेज दूंगा आपको, सारा लिख दूंगा। ये वाली वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, जिसमें हमने प्रॉपर तरीके से नहीं बताया कि ऐप को कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्या करेंगे। एक वीडियो और बनाएंगे हम 1-2 दिन बाद, जब प्रॉपर गूगल प्ले स्टोर पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी, तब हम बताएंगे कैसे ऐप के साथ काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। धन्यवाद आपका मनोज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए।